हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जी हिंदी हिंदी कहानी उद्भव और विकास के अंतर्गत देखेंगे कि कहानी का कैसे कैसे उद्भव हुआ और कैसे कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसका परिचय, थोड़ा सा इंट्रो देंगे कहानी का कि कहानी है क्या और उसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो कहानी क्या है? तो कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है ना। कहानी सबको अच्छी लगती है। कहानी शब्द हमारे लिए अपरिचित नहीं है ना। जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी माँ, नानी माँ जो कथा कहती थी ना, है ना, वही हमारी अभी क्या हो गई है, साहित्यिक रूप से उसको हम कहानी कहने लग गए हैं। जैसे अगर हम कहानी को देखें तो पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इन्हीं से जो है, ये जो प्राचीन ग्रंथ है उन्हीं से क्या हुआ है, तो कहानियों का प्रादुर्भाव हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो हमारी कहानी का स्रोत है। इसके माध्यम से क्या होता है, कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा भी मिलती है और हमारा मनोरंजन भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो जो प्राचीन कहानी होती थी ना, जो पहले की कहानियाँ होती थी, वो कैसी होती थी, तो वो घटना प्रधान होती थी, उसमें घटना को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी। लेकिन जो अभी की प्रेजेंट की कहानी है उसको क्या बोला जाता है, उसको मानव के यथार्थ जीवन से जोड़ता है। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है उसको सेंटर में रखता है और फिर क्या करता है, कहानी को बनाता है, कहानी लिखी जाती है। उसके बाद हमारा है कि जो हमारा हिंदी कहानी है हमारी, उसका मतलब कब से टाइम पीरियड क्या है उसका, तो इसका जो प्रादुर्भाव है, इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो हमारा है 18वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हिंदी कहानी है उसका जो विकास का टाइम पीरियड है वो है हमारा 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य कह सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है हमारा कि हिंदी कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। तो तत्वों में तो हमारे मेनली 4-5 तत्वों को आप वर्णित कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु की मीनिंग क्या होती है, तो कथा वस्तु होता है कहानी में वर्णित घटना, मतलब सेंटर में किस चीज़ को रखकर कहानी बनाई गई है या लिखी गई है, उसी को हम कहते हैं कथा वस्तु। और उसके बाद जो हमारी कथा वस्तु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। और कहानी में क्या होता है, तो पात्रों की संख्या क्या होता है, कम से कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है तात्विक विशेषताओं में कि हमारा चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए। तो चरित्र चित्रण क्या होता है, कहानी के मूल भाव को लेकर जो किया जाता है कि जो कहानी है उसका मूल तत्व क्या है, वो बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, वही हमारा चरित्र चित्रण है। मतलब उसमें पात्र जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है स्थान, मतलब कि हम इसको कहते हैं परिवेश या देश काल। तो दोस्तों, हिंदी की जो कहानी है या कोई भी जो कहानी होती है वो स्थान विशेष होती है ना, किसी स्थान से संबंध रखती है, या फिर समय विशेष होती है, किसी समय विशेष से संबंधित होती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिवेश या फिर देश काल कहते हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी हिंदी है उसकी शैली क्या है, मतलब कि वो किस शैली में लिखी गई है। तो ये है गद्यात्मक है, पद्यात्मक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, निबंधात्मक है, तो ये हमारी शैली है। उसके बाद क्या होता है कि हिंदी कहानी की भाषा, मतलब उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो उसकी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, एक तो सरलता होनी चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए, रोचकता होना चाहिए ना, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। जब हमें कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी तभी हम क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो सजीवता होनी चाहिए, उसके बाद सरलता होना चाहिए, उसके बाद रोचकता होना चाहिए हिंदी की कहानी में। उसके बाद नेक्स्ट आप तत्वों में कह सकते हैं कि संवाद की भाषा वही सरल होना चाहिए, है ना, सहज होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं प्रतिपाद्य पे। प्रतिपाद्य क्या होता है, तो प्रतिपाद्य होता है कहानी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसे हम प्रतिपाद्य कहते हैं। मतलब कि मैसेज क्या दे रहा है वो हमारे समाज को, जो वो कहानी है, तो वो कहानी क्या मैसेज दे रही है, वही हमारा प्रतिपाद्य है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है नामकरण, मतलब कहानी का नामकरण मनोभाव को प्रकट करता है ना। जिस विषय पे कहानी होती है ना, हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ इस कहानी में ये होगा, हम उसके विषय को देखकर, उसके नाम को देखकर पता कर लेते हैं। तो कहानी के तत्व में हमने पढ़ा कथा वस्तु, उसके बाद हमने पढ़ा चरित्र चित्रण, उसके बाद परिवेश या देश काल, उसके बाद हमने पढ़ा
शिल्प, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें अलंकार वगैरह प्रयोग किया गया है ना। अलंकारों का भी कई बार प्रयोग किया जाता है, व्यंग्यात्मकता का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रतिपाद्य पढ़ा हमने कहानी के तत्वों में। उसके बाद हमने पढ़ा संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके बाद शैली कैसा होना चाहिए, और उसके बाद हमने पढ़ा कि उसका नामकरण कैसे कैसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। तो हम हिंदी कहानी के विकास को मेनली चरण में, 3 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, 3 टाइम पीरियड में विभाजित करते हैं। तो पहला है प्रेमचंद्र पूर्व कहानी, जिसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1901 से 1914 तक का है। दूसरा है हमारा प्रेमचंद युगीन कहानी, जो प्रेमचंद काल की कहानी है, तो वो कहानियाँ हैं तो वो हमारी 1914 से लेकर 1936 तक की है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, तो प्रेमचंदोत्तर कहानी, जो 1936 से लेकर 1936 से अभी प्रेजेंट टाइम तक जो कहानी चल रही है हमारी, वो हमारी प्रेमचंदोत्तर कहानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कहानी है ना, हिंदी कहानी का विकास है वो कैसे हुआ। तो हिंदी कहानी का विकास जो है वो पहले तो है क्या हुआ, पहले जो हिंदी कहानी का विकास है उसको किससे प्रेरणा मिली, तो अंग्रेजी और बांग्ला में रची गई कहानियाँ है ना, और हिंदी में अनुमोदित कहानियों से इसको प्रेरणा मिली कि हिंदी में भी कहानियाँ होनी चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिंदी की जो कहानी है उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद हिंदी परंपरा में अगर हम प्रेमचंद का स्थान देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। और प्रेमचंद के जीवन काल में, मतलब जब तक प्रेमचंद थे उनके जीवन काल में लगभग हम कह सकते हैं कि 300 के अप्रॉक्स में स्टोरीज यानी कहानियाँ लिखी गई, और उन्होंने कहानी को क्या किया, उन्होंने श्रेष्ठता प्रदान किया। उसके बाद हिंदी कहानी को अगर हम देखें, प्रेमचंद को सेंटर में हम रखते हैं और उसके बाद हम हिंदी कहानी के विकास को विभाजित करते हैं। तो इसके हम अभी जस्ट हमने बातें की कि 3 चरण इसके हो सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, मतलब प्रेमचंद के आने से पहले, उसके बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी यानी प्रेमचंद आ गए थे उस समय की, और दूसरा हमने देखा कि प्रेमचंदोत्तर कहानी यानी कि जब प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो हिंदी कहानी का विस्तार कह सकते हैं या प्रादुर्भाव कह सकते हैं वो हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी प्रेमचंद पूर्व कहानी, हिंदी कहानी। तो प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी जो थी उसकी क्या क्या विशेषता थी, तो एक तो है दोस्तों कि हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों के बीच बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्फ्लिक्शन है, मतभेद है। कोई जो है वो मुंशी इंशाअल्लाह खां के रानी केत की कहानी को फर्स्ट मानता है, कोई राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रचित राजा भोज का सपना है उसको मानता है फर्स्ट, कोई किशोरी लाल गोस्वामी की जो इंदुमती है उसको फर्स्ट मानता है, कोई बंग महिला की जो दुलाई वाली है उसको फर्स्ट मानता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन है, मतलब अलग अलग जो विद्वान है वो अपने अनुसार हिंदी कहानी को कहते हैं कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। और अगर हम देखें तो कहानी कला को केंद्र में रखकर वर्तमान में जो आलोचक माधवराव सप्रे है कि कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को ही क्या होता है, तो डेफिनेटली हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है ना। तो क्या आप कहेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानियों को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है ना। उसके बाद आप लिखेंगे कि माधवराव सप्रे की जो कहानी है बहुत सारे विद्वानों ने इसी को क्या माना है, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, उसी को हिंदी की प्रथम कहानी मान लिया है। और इसका प्रकाशन पीरियड क्या है, तो 1903 में इसका प्रकाशन हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेमचंद जो पूर्व कहानी थी उसकी क्या विशेषताएं थी, तो एक दो विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो थी वो पुराण स्वरूप की थी, मतलब कि उसमें जो कथानक होते थे ना वो अलौकिक चमत्कारों से युक्त होता था, मतलब ये कहानियाँ आदर्शवादी होती थी, मतलब आदर्शों पर आधारित होती थी। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इन्वेंशंस नहीं हुआ था इस टाइम पीरियड में जो प्रेमचंद पूर्व कहानी थी। तो कैसी थी, आदर्शवादी थी, पुराण स्वरूप था इसका। उसके बाद
इसमें भावुकता जो है उसका भी क्या था, तो इतनी भावुकता नहीं थी। और अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो भाषा की दृष्टि से जो प्रेमचंद की पूर्व की कहानी है वो परिमार्जित और प्रौढ़ नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या कह सकते हैं हम कि बहुत नए नए वर्ड्स का इन्वेंशन नहीं हुआ है, मतलब पुराने पुरातन वर्ड्स पे शब्दों पर आधारित है। और अगर हम ये देखें कि इस युग के प्रमुख जो कहानीकार है ना, जो कहानीकार है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के जो कहानीकार है उसमें दो तीन का आप नाम याद रख लीजिएगा। तो एक है माधव प्रसाद मिश्र जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा है लाला भगवान दीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, वृंदावन लाल शर्मा है ना। मतलब दोस्तों इसमें मोस्ट ऑफ दी जो नेम है ना वो कृष्णा से लॉर्ड कृष्णा से कोरिलेट कर रहा है। जैसे देखो उन्हीं के नाम है, मतलब माधव प्रसाद माधव उन्हीं का नाम है ना। वृंदावन लाल मतलब वृंदावन उन्हीं से रिलेटेड है ना। और राधिका रमन है ना, राधिका रमन प्रसाद, तो ये भी उन्हीं का, राधिका राधा रानी से कोरिलेट करता है ना। तो ये जो है इसके प्रमुख 2 से 3 आप लिख दीजिएगा, बस इनफ होगा। तो ये हमारे पूर्व के हो गए। उसके बाद हम कर लेते हैं कि प्रेमचंद युगीन, मतलब कि जब प्रेमचंद जी आ गए थे है ना, तो उस टाइम पीरियड में कौन कौन सी कहानियों का प्रादुर्भाव हुआ और कैसी कैसी कहानियाँ लिखी गई और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो हिंदी कहानी का प्रेमचंद युग का आरंभ जो हम अगर हम देखें तो कब से है, 1914 ईस्वी से है, इसका माना जाता है। इस काल की कहानियों में क्या क्या था, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण प्रधान रूप से हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल में क्या किया गया है, तो प्रमुखता दी गई है। मतलब नारी के जीवन के विषय में बताया गया है, व्यक्ति के चरित्र के विषय में बताया गया है। अगर हम इस काल के मतलब प्रेमचंद युगीन दोस्तों अगर हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की भाषा शैली की बात करें या शिल्प की बात करें तो इसमें काफ़ी मतलब उन्नति हो गई थी। इस टाइम पे नए नए शब्दों का प्रादुर्भाव हो गया था और इस युग में मानवीय संबंधों का उद्घाटन, हम कह सकते हैं कि कहानियाँ लिखी गई जो मानवीय संबंधों को दर्शाती थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद युगीन कहानियाँ थी ना वो ग्राम्य जीवन पर भी प्रकाश डालती थी, मतलब ग्रामीण परिदृश्य को भी इसमें प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद इसमें और भी है कि उसमें देश प्रेम से ओतप्रोत कहानियाँ लिखी गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और जो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी थी उसमें समाज में व्यापक रूढ़िवादी कुरीतियाँ और अशिक्षा को दर्शाने वाली कहानियाँ लिखी गई है ना। क्यों, क्योंकि जब प्रेमचंद मतलब 1914 का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो मतलब क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे है ना। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब अशिक्षा भी लोगों में थी, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो इस पे ही लोग, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि ये होता है कि जैसे कोई भी कहानी हो या कोई भी मूवी आती है तो वो जो हमारे समाज में उस टाइम चल रहा होता है ना उसी को दिखाता है उसमें है ना। तो इसमें यही है कि प्रेमचंद्र युगीन जो कहानी थी उसमें समाज में फैली हुई कुरीतियाँ रूढ़िवादिता, क्योंकि अंग्रेज भी उस टाइम हमारे ही देश में थे तो इस सब को लेकर ही जो राइटर्स थे वो लिखते थे। इस युग के जो प्रमुख कहानीकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तो विशेषता याद कर लीजिएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, जैसे प्रेमचंद पूर्वोत्तर था तो उसकी विशेषता और उसके राइटर्स के नेम। उसके बाद प्रेमचंद युगीन में भी उसकी विशेषता और उसके राइटर्स के नेम, और प्रेमचंदोत्तर में भी उसकी विशेषता और उसके राइटर्स के नेम बस लर्न कर लीजिएगा तो इनफ होगा उसके विकास के लिए। उसके बाद जो हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के राइटर्स की बात करें कहानीकार, तो 2 से 3 करना है। आपने फेमस नाम सुना होगा जयशंकर प्रसाद जी का, तो वो याद कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद तो है ही। उसके बाद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बस ये 3 नाम इनफ है, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में अगर हम देखें तो प्रेमचंद युग के बाद हिंदी कहानी का विकास, मतलब इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो इस काल को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो है प्रेमचंद के यथार्थवादी परंपरा से रिलेटेड और दूसरी है भाववादी परंपरा से रिलेटेड। मतलब जो यथार्थवादी है ना उसको प्रगतिवादी नाम दे दिया है विद्वानों ने, और जो इंसान को जो वैज्ञानिक तरीके से
लिखा गया है, इंसान को मतलब कि ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखकर लिखा गया है, उसको मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि प्रगतिवादी में क्या है, और दूसरा हम देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक में क्या है। तो प्रगतिवादी कहानी में हम ये देखते हैं कि इसका जो प्रादुर्भाव है, इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 1936 में देख सकते हैं। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, क्योंकि प्रगतिवादी नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइम पीरियड के जो लेखक थे वो थोड़े से कैसे थे, तो थोड़े से मतलब कह सकते हैं आप कि जो तुरंत आंसर कर देते हैं इस टाइप के, उनमें मतलब प्रगति थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है ना, वो जो कहानियाँ थी वो यथार्थवादी कहानियाँ थी, मतलब सच्चाई पे वो जो सेंटर था ना उसका, वो सच्चाई था। इन कहानीकारों में अगर हम देखें तो यशपाल है ना, ये याद कर लीजिएगा, अमृतलाल नागर कर लीजिएगा, तो बस 2 इनफ है। उसके बाद इसका जो विषय था, मतलब प्रगतिवादी कहानी जो था उसका सेंटर क्या था, तो धार्मिक अंधविश्वास पे ये लिखी जाती थी ये कहानियाँ, सामाजिक कुरीतियों को दर्शाती थी, आर्थिक शोषण को दर्शाता था, और राजनीतिक परिधीनता को या पराधीनता को दर्शाता था, क्योंकि 1936 में भी क्या थे, हमारे देश में अंग्रेज थे है ना, तो वो जैसे जैसे नियम बनाते थे, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी था हमारे देश में, तो उन सब के ही ऊपर प्रगतिवादी कहानी लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक कहानी। तो इस युग में हम ये देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहानियों में क्या हुआ, तो इसके कहानीकार अगर हम देखें तो इन्होंने किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया, तो मानव मन को केंद्र में रखा, मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि मानव को केंद्र में रखा और उनसे जो संबंधित कहानियाँ थी वो उन्होंने लिखा। इसमें क्या होता था, इस कहानीकारों का एक मोटिव होता था कि सामाजिक समस्याओं की अपेक्षा आदमी की व्यक्तिगत पीड़ाओं को, है ना, समाज को पूरा ना लेकर पूरा एक व्यक्ति विशेष पर आधारित होता था, और व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उसके बाद अगर हम इस युग के उनकी बात करें, राइटर्स की बात करें, तो इसमें जैनेंद्र है, उसके बाद अज्ञे है, बस 2 याद कर लीजिएगा, दैट्स इनफ। और उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रतायोत्तर हिंदी कहानी। तो इसमें हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इस युग में आधुनिक जीवन की विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ। जैसे अगर हम देखें ना, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, बस आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना उसमें मतलब क्या चल रहा है ना, उसी पे कहानियाँ लिखी जाएगी। तो अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें तो व्यक्ति का अकेलापन, विभाजन हो गया था तो व्यक्ति का अकेलापन था। उसके बाद नौकरी नहीं थी, नौकरी पेशे की समस्या थी। उसके बाद नारी के अनेक पक्षीय मतलब नारियों के को लेकर समस्या थी। उसके बाद तलाक की समस्या थी, बेरोजगारी थी बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो नेहरू युगीन राजनीतिक गिरावट, है ना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता था। उसके बाद संयुक्त परिवार था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब अब परिवार एकल हो गया है। उसके बाद सत्ता के प्रति मोह भंग, है ना, सब अपने अपने बेनिफिट को लेकर सत्ता को यानी पावर को अडॉप्ट कर रहे थे। तो बस आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, उसी को लेकर क्या करेंगे जो राइटर है उसको लिखेंगे। उसके बाद इसके जो प्रमुख राइटर की बात करें तो मोहन राकेश बहुत फेमस राइटर है। उसके बाद निर्मल वर्मा, ये हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। तो बस इतना काफ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं नई कहानी। तो नई कहानी में आप क्या लिखेंगे, तो वास्तव में नई कहानी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में एक आंदोलन था, है ना। अगर हम ये देखें कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनजीवन में अनेक परिवर्तन आए, जस्ट हमने अभी पढ़ा कि कौन सी समस्याएं थी। उसके बाद इसका हम ये देखते हैं कि नई कहानी में इन सब समस्याओं का क्या मिलता है, तो प्रतिबिंबन, मतलब कि इसको व्याख्यायित किया गया है। इसमें कौन सी चीज़ों पे बात की गई है, तो वो क्या कहते हैं, इसमें जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ है ना। उसके बाद ग्रामीण अंचलों में व्याप्त संघर्ष, गांव में भी संघर्ष हो रहे हैं। तो नई कहानी में ग्रामीण अंचल को लेकर गांव में जो संघर्ष हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ हो रही है, संबंध अच्छे नहीं है लोगों के, है ना। पहले सारे मिलजुल कर रहते थे, है ना, और संयुक्त परिवार था, अब एकल परिवार हो गया है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो राइटर जिसको उजागर करते हैं, किसके माध्यम से, तो अपने और उसके जो भी वो लिखते हैं कहानी के रूप में, उसके माध्यम से वो करते हैं। उसके बाद अगर हम इस काल के प्रमुख राइटर की बात करें तो निर्मल वर्मा है,
उसके बाद दूसरा हम मोहन राकेश देखें अगर हम, फिर है फणीश्वर नाथ रेणु, मनु भंडारी। तो बस इतना काफ़ी है। इतने आप राइटर्स के नेम याद कर लीजिएगा, 2 से 3 और एक्सेट्रा करके आप अपने आंसर को फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। उसके बाद कहानी के मुख्य भेद है ना, तो भेद में क्या है कि इस कहानी में कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो पहला क्या है, घटना प्रधान है कहानी, ऑब्वियसली कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर कहानियाँ लिखी जाती है। चरित्र प्रधान है, मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं उसको महान महत्वता दी जाती है। उसके बाद कभी कभार वातावरण है ना, जो परिवेश जिस परिवेश में बनाया जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद भाव प्रधान, उसका मेन मोटिव क्या है, वो समाज को क्या कहना चाहता है, उस पर कहानी मतलब केंद्रित होती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रधान, मतलब इंसान को केंद्र में रखकर कहानियाँ बनाई जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम निबंध करते हैं। अगर अब इस पे क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से आएगा, तो आएगा कि हिंदी गद्य का हिंदी गद्य में या हिंदी कहानी की उद्भव और विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। तो अगर सिर्फ हिंदी उद्भव और विकास आता है तब आपको हिंदी कहानी और निबंध और संस्मरण ये सब भी लिखना है। लेकिन अगर सिर्फ कहानी अगर बोल दे तो सिर्फ आपको कहानी को लिखना है उसमें। उसके बाद निबंध देखते हैं। तो निबंध क्या है, निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, हम सबको पता है, नी प्लस बंध। जिसमें नी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो भली भांति या विशेष प्रकार से, और बंध शब्द का अर्थ होता है बांधना। यानी कि निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें विचार को बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि सामान्य शब्दों में निबंध का क्या अर्थ होता है, तो निबंध जो है वो गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार अपने भाव या विचार को क्या करते हैं, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न निबंधकारों के मत व उनकी परिभाषाएं। तो आप 2 राइटर का दे दीजिएगा तो इनफ है। एक हम देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने निबंध को कहा है आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें क्या होता है, तो व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताओं, मतलब कि जिसमें कुछ विशेषता हो, व्यक्तियों को लेकर, व्यक्तियों को केंद्र में रखकर जो निबंध लिखा जाए वही हमारा क्या होता है, अच्छा निबंध माना जाता है। ये किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उसके बाद हम देखते हैं चतुर्वेदी जी के अनुसार। तो क्या कहते हैं सीताराम चतुर्वेदी जी कि साधारणतः निबंध वह साहित्यिक रूप है जो ना तो बहुत बड़ा होता है और ना बहुत छोटा होता है, बस गद्यात्मक होता है, मतलब मीडियम साइज का होता है। उसके बाद हम निबंध के तत्व देखें तो गद्यात्मकता होती है इसमें, है ना। उसके बाद गद्यात्मकता मतलब पैरा में लिखा जाता है। भाषा शैली सरल स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षिप्तता मतलब कि छोटे छोटे होने चाहिए जो पैराज होते हैं। रोचकता मतलब पढ़ने में इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद निजी अनुभूति, आपने जो अनुभव किया है निजी पर्टिकुलर, वो आपको इसमें लिखना होता है। उसके बाद हम निबंध का विकास देखें तो इसको भी भारतेंदु युग जो टाइम पीरियड था 1863 से 1900, द्विवेदी युग जो 1901 से 1918, शुक्ल युग जो 1918 से 1940 और शुक्लोत्तर युग जो 1941 से अब तक का टाइम पीरियड है ना। तो इसको हम इस टाइप में विभाजित करते हैं। तो हम थोड़ा सा भारतेंदु युग को देखते हैं जो 1863 से स्टार्ट हो गया था। तो हिंदी निबंध का जन्म भारतेंदु युग में ही हुआ था, हम सभी को पता है। और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक पत्रिकाओं द्वारा इस निबंध को भी प्रोत्साहित दिया था। निबंध का जो वास्तविक विकास है वो हम कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के समय काल में या उनके लेखन के द्वारा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में क्या है, 1901 से 1918 तक का टाइम पीरियड है। निबंध कला में अनेक रूपता, नवीन स्फूर्ति और नए दृष्टिकोण का आगमन द्विवेदी काल में हुआ, मतलब इन्वेंशंस, नए नए शब्दों का आगमन। उसके बाद नए नए विषयों पे लिखना, वो किसके काल में हुआ, तो वो द्विवेदी के काल में हुआ। और इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे वो माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रघोष शर्मा, गुलेरी। तो ये 1-2 राइटर्स मतलब निबंधकार के नेम हैं। उसके बाद हम करते हैं शुक्ल युग। तो ये 1918 से स्टार्ट हो गया था और इस युग में बहुत सारे निबंधकारों का समग्र रूप मिलता है। उन सब में विचार और व्यक्तिगत व व्यक्तित्व प्रधान उत्कृष्ट निबंध लिखे, मतलब व्यक्ति को सेंटर में रखकर मानवता के ऊपर उन्होंने निबंध लिखा। किसके युग में, शुक्ल युग में निबंधकारों ने। उसके बाद शुक्लोत्तर युग, तो हम देखते हैं 1941 से अब तक का टाइम पीरियड है। और शुक्लोत्तर युग में हिंदी निबंध का विकास हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ कह सकते हैं। और उसके आधार पर इस युग में निबंध साहित्य को
प्रभावात्मक व आलोचनात्मक श्रेणी में रखा गया। मतलब अब प्रभाव उसका पड़ने लगा था निबंध का लोगों पर, और आलोचनाएं भी लोगों द्वारा की जाने लगी थी। उसके बाद निबंध की विशेषताएं हैं। तो निबंध की विशेषताएं 1-2 लाइन में आप लिख सकते हैं कि निबंधकार जो है वो निबंधों को कैसे लिखना चाहिए उनको। तो व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर लिखा जाना होना चाहिए, तब अच्छा होता है। निबंध में विषय और आकार में एकरूपता होनी चाहिए, है ना। जो एक पैरा आपने लिखा उससे दूसरा कोरिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं एक पैरा अलग लिख दिया दूसरा अलग लिख दिया, ये नहीं, एकरूपता होना चाहिए। निबंध आकार में सीमित, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होना चाहिए। मतलब आकार उसका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छा होना चाहिए और सटीक शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी संस्मरण, जिसमें जो सेकंड पार्ट हमारा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तो ये है आपका। और अगर दोस्तों इस पे क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आएगा तो आपको सिर्फ कहानी लिखनी है। और अगर ये आता है कि हिंदी उद्भव और विकास हिंदी गद्य की, तो उसमें आपको संस्मरण भी लिखना पड़ेगा, निबंध भी लिखना पड़ेगा और कहानी भी लिखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।